सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के मैथ के सिलेबस के बारे में। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट करिए, थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए। तो बताया गया था कि 17 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। कल फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताया गया था। आज हम गणित के सिलेबस को बता दे रहे हैं और उसके बाद हम मैथ के सवालों को, मैथ के प्रश्नों को हल कराएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज जो भी रहेगा उसको सारी चीज़ों को हल कराया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी थर्ड सेमेस्टर में हैं बच्चे, वो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि उनको समय पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। और हाँ, आपके जो जूनियर बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो प्लीज आप उनके पास हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वे भी बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि मैथ का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, उस चीज को हम देखते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहा है कि जो पहला आपका चैप्टर है वो है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम। यानी आपका रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है और इनवर्स वगैरह ना पढ़ना है। ये सब सारी चीजें आपको अनुपात समानुपात में मिल जाएंगी। जैसे अनुपात समानुपात में आप यही कहते हैं ना, ए अनुपात बी। अगर समानुपात की बात कर दिया जाए, समानुपात का चिन्ह ये हो जाता है सी अनुपात डी। समथिंग कुछ ऐसे रहता है। तो ये चीजें आपको अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, ये सब सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, आप जो भी ये पढ़ाई करिए, जो भी चीजें पढ़िए, बिल्कुल आप सीटेट का एग्जाम देंगे, भरे अवश्य होंगे, फॉर्म को फिल किए होंगे। तो जो भी अब आप पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको सीटेट से, टेट से मैच करता हुआ मिलेगा आपको। सेकेंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है आपकी। वैसे जो मैथ वगैरह होता है, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है, उसमें थोड़ा सा चीजें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक चीजें दी हुई है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो मैथ है, वो स्टैंडर्ड होती चली जाती है। और यहाँ से आपका टेट सीटेट के एग्जाम में आने वाले प्रश्न अवश्य फंसते हैं इससे। तो इसलिए आप अब चीजों को थोड़ा सा सीरियस बेस में लेकर के पढ़ाई करिए। केवल ऐसे हवा हवाई में पढ़ाई मत करिए कि इधर उधर पढ़ाई कर ले। अगर आपको ये करना है कि केवल आपको बीटीसी अर्थात डीएलएड केवल पास करना है, तब तो ठीक है, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करनी है, प्राइमरी में नौकरी करनी है, जूनियर में नौकरी करनी है, वैसे जूनियर के लिए तो आप एलिजिबल है नहीं। अगर प्राइमरी में आपको नौकरी करनी है, जॉब लेनी है, तो आपको सीरियस बेस में होकर के अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं गारंटी देता हूँ 100% कि अगर आप बीटीसी के सारे सब्जेक्ट अर्थात डीलेट के सारे सब्जेक्ट को आप सीरियस बेस में पढ़े हुए हैं, तो आपके टेट और सीटेट बड़े आराम से निकलेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात मैथ की मेरी गारंटी है आपको समझाना, किस तरीके से हम उसको समझाएंगे। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए। और यहाँ तक टीएसपी क्लासेस की तरफ से आपको सारी चीजें अब अरेंजमेंट बेस में मिलेंगी और हर सब्जेक्ट का आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप अ, अब थोड़ी सी सीरियस हो जाइए। बहुत समय नहीं है आपका, 3-4 महीने समय बीतने में पता नहीं चलता है कि कब हमारा समय व्यतीत हो गया, कब हमारा समय चला गया, ये आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें चली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले में हमारा है अनुपात समानुपात अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। दूसरे में कह रहा है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ये आता है यहाँ से प्रश्न कि दिया रहता है समानुपाती राशियों में, जैसे दिया रहेगा ए अनुपाते, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देगा, समानुपाते दे देगा, और उसके बाद 5 अनुपाते सॉरी सी अनुपाते डी दे दिया। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा सवाल रहेगा यहाँ पे। उसके मध्य पदों के गुणनफल में संबंध वगैरह होता है, उसका फार्मूला बनता है। सारी चीजें आपको बहुत ही सरल बेस में पढ़ाई जाएगी। मैथ की गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस प्लीज आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप हमारे
चैनल से जुड़ जाइए, और आप टेलीग्राम से तो अवश्य जुड़ जाइए, जो कि टेलीग्राम से जब आप जुड़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो दूर किया जाएगा, और आपको फ्री में नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, अपने हैंड राइटिंग में लिखी हुई पीडीएफ, बिल्कुल स्वच्छ एवं साफ पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वहां से पीडीएफ को लीजिए, अगर आपको आवश्यकता समझ में आ रहा है तो उसका आप ले जा करके फोटो कॉपी वहां से निकलवा लीजिए, उस चीज को पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करा लीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट हमको नहीं करना है, हमको नोट्स बनाना है, तो आप वहां से अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल चीजें वही पढ़ाई जाती हैं जो आपके लिए सटीक और सिंपल हो, और आपके एग्जाम में उससे आता हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सी टेट हो, या फिर बीटीसी या डीलेट, आपका बात सब वहीं से आना है। फिर आता है तीसरा, घातांक की अवधारणा। घातांक में क्या है? इंडिसेस। अब आपको यहाँ पे इंडिसेस से पढ़ना होगा। जैसे इंडिसेस घातांक में क्या होता है, जैसे ए के पावर एम कह दे, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, तो जानते हैं ये चीजें। यहाँ पे आपको इसका प्रमेय बताया जाएगा, इसकी थ्योरी बताई जाएगी, इसके फार्मूले बताए जाएंगे कि कैसे क्या होना है। ये होता है जैसे गुणा है तो गुणा में घात जुड़ता है, लेकिन कब? जब बेस इक्वल होता है तब। तो ये हो जाता है ए के पावर एम प्लस एन, ये हो जाता है ए के बटा यम अगर है और भागे ए के पावर एन है, तो इसको हम कह देते हैं ए के पावर। भाग में घात घटता है, लेकिन कब? जब बेस इक्वल रहता है तब। ये जो ए वाला होता है ये बेस होता है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, केवल आपको एक थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कि घातांक में होता कैसे है। वैसे ही आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे, घातांक वगैरह क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे, तो केवल आपको एक थोड़ा सा बताया जा रहा है कि किस तरीके के यहाँ सवाल बनते हैं, किस तरीके की चीजें आती हैं, जिससे कि आपको एक बार रिमाइंड हो सके। फिर उसके बाद आता है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को, देखिए, आप पूर्णांक और परिमेय संख्याएं आप सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया है कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है ना। ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, तो यहाँ फिर से हमको पढ़ना है धनात्मक आधार पर। यहाँ पर पढ़ना केवल, यहाँ पे केवल धनात्मक आधार पर पढ़ना है, ऋणात्मक के आधार पर पूर्णांक वगैरह नहीं पढ़ना है, और घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे फिर और भी आपको एक बार फिर से पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। अब देखिए, यहाँ पे सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना हम कैसे करते हैं, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, उस चीजों की बातें यहाँ पे होंगी। फिर आता है सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग। जैसे कि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला जानते हैं ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है? 100। ये चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। और एक ये भी देखे होंगे, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर P, ये भी पढ़े होंगे। तो यही सब सारी चीजें इसमें पढ़नी है। सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र आपका ये हो जाता है ना। तो वहां पे और भी फार्मूले आते हैं। जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल एक छोटी से छोटी चीज, कोई चीज मैथ में छोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अब आप टेट या सीटेट का एग्जाम भी देंगे। सीटेट का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद। तो अगर जो भी बच्चा भरा होगा इसमें, तो वो पढ़ाई कर रहा होगा और एग्जाम देगा और एग्जाम क्रैक करेगा। जो नहीं पढ़े होंगे, या जो सोच रहे हैं हम अगली बार, नेक्स्ट बार, जो 6 महीने में, हर 6 महीने में आता है, अगली बार जो आएगा उसमें हम फिल करेंगे। जो अगली बार आएगा उसमें फिल करेंगे अगर आप, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, या आपको लगना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए। फिर अगर आता है बैंक की जानकारी। जैसे इसमें बैंक की जानकारी में, बैंक में खाता खोलना था, खातों के प्रकार, यानी बैंक की जानकारी में हमारा ये होता है कि बैंक में कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, चेक कैसा होता है, बाउंस चेक कैसे हो जाता है, बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, खाता के प्रकार कौन कौन से हैं, बचत खाता, बहुत सारे जो सावधि बचत खाता, बहुत सारे जो खाते होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। बाउंस चेक कैसे हो जाता है, और मतलब बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो बैंक में आप जाते हैं, उससे संबंधित जानकारियां आपको यहाँ पे दी जाएंगी। फिर उसके बाद कहता है लघुगणक की जानकारियां, लॉगरिथम की जानकारी। यानी लघुगणक क्या होता है, लॉगरिथम, जैसे ये चीजें लिखी रहती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, एक समथिंग, ये सब सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी होगी। लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम। यानी अभी आप घातांक पढ़े थे, लेकिन अब लघुगणक में घातांक पढ़ेंगे।
और इसका अपोजिट क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हो जाता है चैप्टर शेयर और लाभांश। इसमें शेयर और लाभांश पढ़ेंगे। शेयर कई चीजें रहेंगी, शेयर रहेगी उसमें कैसे क्या होता है, और लाभांश में क्या होता है, लाभांश वगैरह में। तो ये चीजें आप पढ़े होंगे, लेकिन जो बैंकिंग से पढ़ रहा होगा, जो बच्चा बैंकिंग से इंटर वगैरह किया होगा, वो बहुत बखूबी इसको जानता होगा, शेयर लाभांश क्या चीज होती है। तो ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी होगी। फिर आता है सेट ऑफ थियरी यानी समुच्चय की संकल्पना। समुच्चय की संकल्पना देखेंगे। लिखने की विधियां होगा। समुच्चय के प्रकार सीमित और असीमित, एकल, रिक्त। यानी सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय। सेट ऑफ थ्योरी के बारे में पढ़नी है। सेट ऑफ थ्योरी आपका ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में था, ना ही सेकंड सेमेस्टर में था। अब आ गया है सेट ऑफ थ्योरी। आप पढ़ेंगे ये 10th में पढ़े होंगे, सेट ऑफ थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे, तो वही चीजें यहाँ पे पढ़नी है। फिर समुच्चय का संघ, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन समुच्चय, इंटरसेक्शन समुच्चय, अंतर एवं सर्वनिष्ठ समुच्चय, यही सब है आपका। ये यूनियन समुच्चय हो गया, और ये सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये यूनिवर्सल आपका जो आ जाता है, इंटरसेक्शन समुच्चय वगैरह होता है। ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर अगला कह रहा है चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती, त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, चर राशियों का गुणनखंड, ये भी चीजें आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं। चर राशियां और अचर राशियां पढ़े हैं। इसका गुणनखंड यहाँ पे देखना है। दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, यानी व्यंजकों का गुणनखंड द्विघात समीकरण होगा, द्विघात टाइप में होगा, और उसके बाद त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड करना होगा। ये चीजें आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं। मीन्स बस यही है कि थोड़ा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। थोड़ी सी वो लेवल उसका बढ़ जाएगा। वहां पे लेवल थोड़ा सा कम था, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, बस ये चीजें हैं। फिर कह रहा है बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग, यानी बीजगणितीय, ये वाला देखिए, बीजगणितीय बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग, यानी यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक पदी और द्विपदी व्यंजकों से भाग पढ़ेंगे। आप सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, गुणा और भाग पढ़े हैं, जो गुणा जोड़ घटाना भाग ये सब पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पदी और द्विपदी व्यंजकों से भाग देना होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, बस यही चीजें रहेंगी। फिर अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, देखिए अभी आप माध्य माध्यिका बहुलक तो पढ़े हैं, लेकिन वर्गीकृत पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य पढ़ने होंगे। यहाँ पे सारणी तरीके से बनी रहेगी, वर्ग अंतराल, बारंबारता और फ्रीक्वेंसी, एफआर, वो सब सारी चीजें यहाँ पे दी रहेगी। उसके हिसाब से आपको माध्य और माध्यिका निकालना होगा। ठीक है। फिर आता है आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां। आपको आयतन एवं धारिता की संकल्पना के बारे में बताया गया है कि आयतन क्या होती है, धारिता क्या होती है। फिर यहाँ पे वही चीज पढ़ना है, आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इसकी इकाइयां, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, और आयतन कैसे निकाला जाता है, आयतन क्या होता है, धारिताएं कैसे निकाली जाती है, धारिता क्या होती है, उस चीज के बारे में यहाँ पे देखना है। तो आयतन में जैसे किस चीज का आयतन निकालते हैं और किस चीज की धारिता निकालते हैं, और उसकी इकाइयां क्या होती है, वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है और सवालों का स्टैंडर्डता बढ़ी हुई है, इसलिए आप प्लीज बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए अभी मैथ में। क्योंकि जो बच्चा क्या करता है कि मैथ में लास्ट में पढ़ाई करता है, लास्ट का 1 महीना या 15 दिन रह जाता है, उसी का अक्सर बैक लग जाता है। तो आप प्लीज आप लग जाइए अभी से मैथ के बारे में, मैथ को देखिए, मैथ को सोचिए, और उसको पढ़ाई बिल्कुल स्लो वेस में बना लीजिए, रेगुलर वेस में बना लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है घन घनाभ की अवधारणा था, इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, ये भी चीज आप पढ़े हैं। घन घनाभ की अवधारणा, घन कैसे होता है, घनाभ कैसे होता है, घन और घनाभ में अंतर क्या चीजें हैं, और घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, घन घन की संपूर्ण पृष्ठ क्या होती है, घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ क्या होती है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये चीजें आप पढ़ भी चुके हैं। फिर आता है वृत्त खंड एवं त्रिज्या खंड की अवधारणा, यानी वृत्त खंड क्या होता है और त्रिज्या खंड, त्रिज्या क्या, हाँ त्रिज्या क्या होती है,
जैसे व्यास क्या होता है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, आपको पता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर वृत्तखंड एवं त्रिज्या खंड की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, आप अवधारणा पढ़ेंगे। फिर अगला आता है वृत्तखंड का कोण। वृत्तखंड का कोण, एंगल ऑफ सर्कल जो होता है आपका, जो वृत्तखंड है इसका कोण क्या है उसके बारे में देखना है और पढ़ना है। फिर आता है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र परिधि पर बने कोणों को संबोध एवं इसका पारस्परिक संबंध। वृत्त के चाप द्वारा, जो वृत्त का चाप होता है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र परिधि पर बने कोणों का संबोध एवं इसका पारस्परिक संबंध। यानी जो आप वृत्त बनाएंगे उसके चाप के द्वारा जो केंद्र पर, केंद्र की परिधि पर जो केंद्र और परिधि पर जो कोण बने होंगे उसको कैसे हम संबोधित करेंगे, उसको कैसे हम लगाएंगे, इस चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। फिर आता है वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की अवधारणा। देखिए ये सब सारी चीजें आप, अब आपके लिए बिल्कुल न्यू है, नहीं पढ़े हैं आप, ये चीजें नहीं पढ़े हैं। वृत्त खंड का कोड भी नहीं पढ़े हैं, यानी ये सब सारी चीजें आपको बिल्कुल नया मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है वृत्त की छेदक रेखा। अभी आपको छेदक रेखा नहीं पता होगा कि छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा क्या होगी। तो वृत्त की छेदक रेखा वगैरह होती है, जब वहाँ पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये कोई ऐसे रेखा छेदती हुई निकल जाती है, एंगल बनता है। ठीक है, एंगल बनता है, तो वो सब सारी चीजें वहाँ आपको पढ़ाया जाएगी। वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श करते हुए निकलती है, एक वृत्त को छेदते हुए निकलती है। इसकी स्पर्श बिंदु की अवधारणाएं क्या है, इस चीज को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। यानी यहाँ पे रचना करना होता है, थोड़ा बहुत रचना होगा कि वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाएगा, क्या करना होगा होगा हमको। तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो देखिए, आप मैथ को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। वैसे मैथ तो हल्का होता ही नहीं है। मैथ में सबसे ज्यादा बैक लगने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो कौन सा है, मैथ है। मैथ में ही सबसे ज्यादा बैक लगता है। ठीक। तो आप बिल्कुल लग जाइए, आज से ही लग जाइए टीएसपी क्लासेस में। टीएसपी क्लासेस की तरफ से आपको सारी क्लासेस अब से स्टार्ट मिल जाएगी। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सब प्लीज हमसे जुड़ जाए और अपने जूनियर बच्चों को भी इस चीज को शेयर कर दें, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए और वे भी एक अच्छी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। मैथ का यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, वो मेरी गारंटी है। मैथ के एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल चीजों को एकदम आसान करके पढ़ाएंगे। जिसको मैथ नहीं आता है वो हमारे क्लास से अवश्य जुड़ जाए। आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी आप पढ़ेंगे, उसके बाद उस चीज को देखेंगे कि कहाँ से कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है। और अब आप जो भी थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए खास तौर से थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं प्लीज आप इस तरीके से पढ़ाई करिए जिससे कि आपका टेट या सीटेट निकल जाए। जिससे कि जैसे ही आपका बीटीसी अर्थात यूपी डीएलएड जैसे ही आपका खत्म हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, वैसे ही अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो तुरंत आप उसको, उस वैकेंसी को क्रैक कर सकें और अपनी एक जॉब फिक्स कर सकें। और आगामी आने वाला जो चुनाव होगा, मान चलिए कि अभी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स का चुनाव होगा, जब भी आपका यूपी गवर्नमेंट्स का चुनाव होगा 2025-26 में, जब भी 2025 में आपका यूपी गवर्नमेंट्स का चुनाव होगा तो उस समय वैकेंसी आनी तय है। ठीक है, उसमें वैकेंसी आनी तय है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिए जिससे कि आपका फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट हो, आपका टेट सीटेट निकला रहे थर्ड सेमेस्टर में ही या फोर्थ सेमेस्टर में ही आपका टेट सीटेट निकला रहे। जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आए, अगर वैकेंसी आ जा रही है तो आप उससे चूकिए मत, तुरंत आप उसको पकड़ लीजिए, यानी कि आप अपनी जॉब को फिक्स कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए और इस बेस में ही आपको आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आपको बीटीसी या यूपी डीलेट के साथ साथ आपको टेट सीटेट की भी तैयारी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका चीजें वो आसान हो जाए। ठीक है, तो आप टीएसपी क्लासेस से जुड़िए और फिर ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि हम लोग से ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो और भी अच्छी चीजें और भी अच्छे कंटेंट देने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप सिलेबस देख ले रहे हैं, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से।
क्योंकि सिलेबस, बिना सिलेबस जाने आपकी पढ़ाई अधूरी होती है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको पढ़ना क्या है, इस चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, और क्लासेस अब आपको प्रॉपर वे में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी यहाँ से वीडियो जाए वो आपको मिल जाए, यानी आपको पता चल जाए, बेल आइकन के द्वारा आपको पता चल जाए। और बस कुछ ही दिन में आपको लाइव क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, बस कुछ दिन की और बात है, 2-4 दिन 6 दिन की बात है, उसके बाद सारी क्लासेस आपको लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ करके अपनी बातों को कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।